start. Okay. So in today's class, dear students, we are going to be talking about combination of springs. Springs को हम एक के बाद एक जोड़ देते हैं, तो दो ढंग हैं जोड़ने के. One is a series combination. Springs are joined the way it is shown here. एक पिंक स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1, K2 एंड K3. तीन स्प्रिंग्स हैं. इनको हमने आपस में एक के पीछे एक जोड़ दिया, जैसे ट्रेन के डब्बे जोड़ते हैं. दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स. वी वांट टू नो व्हाट इज द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसके साथ हमने मास m लगाया है. वी डोंट नीड टू डिराइव दिस फॉर्मूला, बट इस पैटर्न को देखो. जब स्प्रिंग्स को हम सीरीज में जोड़ते हैं तो एक जो नया स्प्रिंग आता है ना, वो उसकी स्ट्रेंथ जो है Ks जो है वो सबसे कमज़ोर स्प्रिंग से भी कमज़ोर हो जाती है. मान लो हमने एक 100, एक 20, एक 50 न्यूटन पर मीटर का स्प्रिंग्स जोड़े हैं, तो सबसे कमज़ोर कौन है? वो तो ये है, 20 वाला. नाउ जो ओवरऑल आंसर आने वाला है इन सब का, इनका जो ओवरऑल आंसर आने वाला है, दैट आंसर इज गोइंग टू बी स्मॉलर देन इवन 20. क्यों? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. मान लो यहाँ पर एक 100 ताकत वाला एक स्टूडेंट लटका हुआ है. ये पिंक स्टूडेंट लटका हुआ है, ऊपर उसने पेड़ को पकड़ा है, वो लटक गया है. उसके पाँव पे एक नर्सरी का स्टूडेंट लटक गया है जिसकी ताकत ओनली 20 है. 11th वाले की ताकत 100 है और नर्सरी वाले की ताकत 20 है. उसके पाँव पे लटक गया है, और नर्सरी वाले पाँव के ऊपर लटक गया है दारा सिंह, खली लटक गया है. 500 न्यूटन, बड़ी ताकत है इसकी, लेकिन लटका किसके ऊपर है बेचारा? ये नर्सरी के पाँव के ऊपर लटका हुआ है. अब ये सोचो कि ये चिपके रहेंगे कि टूट जाएंगे? ये कॉम्बिनेशन टूट जाएगा. क्यों? ये नर्सरी वाला उठा ही नहीं पाएगा, ये हाथ छूट जाएंगे, ये पूरा गिर जाएंगे. इसका मतलब ओवरऑल कहानी जो है ये कमज़ोर कहानी है. कमज़ोर कड़ी कौन? कमज़ोर कड़ी है ये 20 न्यूटन पर मीटर वाला, ये कमज़ोर है. इसकी वजह से सब कमज़ोर हो गए, है ना. मान लो अगर हमने एक मोटी सी चेन ले ली और दो चेनें ली मोटी मोटी, और उनको आपस में हमने धागे के साथ जोड़ दिया. चेन मोटी मोटी थी, लेकिन आपस में उनको जोड़ा है हमने, दो चेनों को धागे के साथ जोड़ा है. अब उससे हम हाथी खींच सकते हैं क्या? नहीं खींच सकते हैं. क्यों? कहाँ से टूटेगी चेन? धागों से टूटेगी, क्योंकि धागा इज़ द वीक स्पॉट. चाहे चेन मोटी सी है, पक्की है, स्ट्रांग है, लेकिन दो चेन है आपस में जुड़ी हैं धागे के साथ, तार के साथ, टूट जाएगी वहाँ से. तो ये जो कॉम्बिनेशन है Ks, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला वैसा ही है जैसा रेजिस्टेंस का होता है पैरेलल में, है ना. जैसा रेजिस्टेंस का होता है पैरेलल में, वैसा ही इसका भी होता है सीरीज में. तो 1/Ks इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3. राइट, गिव मी अ सेकेंड. So, right now, so I would always suggest that ऐसे कुछ बच्चे हैं वो ना आराम से बैठकर सोफे पे बैठकर देखते हैं या कहीं पे बेड में लेट कर देखते हैं. दिस इज़ नॉट अ पिक्चर देखने नहीं आए हो. तो सब बच्चों के पास एक रफ कॉपी होनी चाहिए. अगर प्रॉपर नोट्स नहीं बनाने, रफ कॉपी होनी चाहिए और पेपर होना चाहिए, पेन होना चाहिए आपके पास, और आपको ये फॉर्मूलाज लिखने चाहिए, डायग्राम बनाने चाहिए, चाहे रफ में बना रहे हो. बनाने से होता है. मान लो आप क्लास में आ जाओ और टीचर बोलता रहे, आप ऐसे बैठ के मस्ती से देखते रहो, वो कोई कुछ सीखोगे क्या? नहीं सीखोगे. रफ में ही लिखोगे ना कुछ, तो भी आप कुछ कई बहुत सारा सीखोगे. देखने से, सिर्फ शोले पिक्चर देखने से उसके डायलॉग याद आते हैं. फिजिक्स की पिक्चर ऐसी होती नहीं है ना, पीछे कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक भी नहीं आता, है ना. एक पिक्चर 3 घंटे की पिक्चर बनाने में या 2 घंटे की पिक्चर बनाने में 2 साल लगते हैं, और कितने बार टेक्स रीटेक्स होते हैं.
हमारी पिक्चर तो लाइव है, पीछे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक भी नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, हीरोइन भी कोई नहीं है साथ में, गाने भी नहीं है, तो कैसे याद रहेगी है, राइट? सो इसलिए प्लीज़ कैरी अ पेन पेपर एंड राइट. So 1 by Ks is 1 by K1 plus 1 by K2 plus 1 by K3. So यहाँ से डेफिनेशन हम बना सकते हैं. जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद है, वर्ड्स उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बनाने आने चाहिए. क्या है 1 by Ks? तो ये 1 by समथिंग को बोलते हैं रेसिप्रोकल. दस द रेसिप्रोकल ऑफ द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इन सीरीज ग्रुपिंग. अभी तक मैंने सिर्फ इसके बारे में बात की है ना, इसके बारे में. द रेसिप्रोकल ऑफ द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इन सीरीज ग्रुपिंग इज अ क्या क्या, देखो ये क्या है, इट इज अ सम ऑफ, सम है ना, ये प्लस ये प्लस, ये तो ये प्लस, ये प्लस प्लस लगाएं, इज इक्वल टू द सम ऑफ किसका सम, द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट्स, इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट्स. और जो आंसर आएगा Ks का विल बी लेस देन K1 और K2 और K3. इन दिस अबव क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन को मैं मान लूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, 100, 20, 500. सो निकालो ज़रा, 1 by 100 प्लस 1 by 20 प्लस 1 by 500, एलसीएम लूँगा 500, 5 प्लस 25 प्लस 1 दैट्स 31 by 500. और Ks ये 1 by Ks है, तो Ks क्या हो जाएगा 500/31, और उसका आंसर आ रहा है 16.13. अब आप देख सकते हो 16.13 इज स्मॉलर दैन द स्मॉलेस्ट पार्टिसिपेंट. स्मॉलेस्ट पार्टिसिपेंट कौन है, वो तो ये है 20 वाला. सो 20 से भी छोटा है ये वाला हमारा आंसर, ये 16.15 है, जबकि हमारा ये राइट, जबकि ये जो ये वाला है उसका आंसर क्या आया था, 20 था. तो छोटा आता है, ये हमारी प्रूफ हो गया. स्क्रीनशॉट ले लिया, 1 2 3 4. ग्रुप में शेयर नहीं करते हो आप स्क्रीनशॉट्स, प्लीज़ शेयर स्क्रीनशॉट्स. आज की जिम्मेवारी कौन है, कौन ले रहा है स्क्रीनशॉट्स? विभांशु की जिम्मेवारी है आज के स्क्रीनशॉट डालना, ठीक है? रोज़ किसी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देंगे. विभांशु रेडी हो तुम? विभांशु स्क्रीनशॉट लेते हो, लेते हो नहीं लेते हो, लेते हो? हेलो, ठीक है. तो आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्क्रीनशॉट की, ठीक है? कल साक्षिता की, परसों किसी और की, हिमा की, ऐसे करते हैं, तो सबको बांटेंगे. तो पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग्स सीरीज देख लिया. अब लेट अस सी पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग्स. अगर स्प्रिंग्स इस तरह से जुड़े हों दैट वी हैव 3 स्प्रिंग्स सेम 100, 20, 500, तीनों स्प्रिंग मैंने वही वाले ले लिए, लेकिन अब उनको हमने क्या जोड़ा, एक एंड छत के साथ जोड़ दिया, दूसरा एंड मास m के साथ जोड़ दिया, और अब ये नीचे खिंच जाएंगे, है ना? अब इस मास को किस किस ने उठाया है, 500 ने भी उठाया है इंडिपेंडेंटली, 20 ने भी इंडिपेंडेंटली, 100 ने भी इंडिपेंडेंटली. थोड़ा, चाहे 20 वाला थोड़ा उठाएगा, लेकिन कुछ तो उठाएगा. कमज़ोर है लेकिन थोड़ा सा दम तो लगाएगा. अगर मान लो नर्सरी का बच्चा, 11th का बच्चा और खली एक बस को धक्का मारना स्टार्ट कर दें एक साथ, तो चाहे ज़्यादा धक्का खली मार रहा होगा, लेकिन ये पिच्चू सा धक्का मारेगा, लेकिन मारेगा तो सही. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कुछ ना कुछ करने की. सो इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑल स्प्रिंग्स गेट इक्वली एक्सटेंडेड. सब बराबर लंबाई इंक्रीज करेगी. अगर ये 1 सेंटीमीटर लंबा होगा तो सारे 1 सेंटीमीटर लंबे होंगे. सो द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इन पैरेलल ग्रुपिंग, इसका फॉर्मूला रेजिस्टेंस के सीरीज़ के जैसा है. तो हमको याद रखने का ढंग आसान है कि स्प्रिंग्स का फॉर्मूला रेजिस्टेंस के फॉर्मूला के ऑपोजिट होता है. एंड द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इन पैरेलल, ये वाला, ये क्या है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू K1 plus K2 plus K3, and in this case 100 plus 20 plus 500, that becomes 620 Newton per meter. Thus the effective spring constant in parallel grouping
is a sum of the individual spring constants. सही है? Okay. If there's a doubt, I am expecting that you will unmute and you will raise your problem and I will explain again. अगर हम एक स्प्रिंग को काट दें, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑन कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स, स्प्रिंग को काट दें, मान लो एक बड़ा स्प्रिंग था ब्लू वाला हमारे पास, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k and I cut it into two equal parts, let me say equal parts. तो एंड जो एक पार्ट है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा k1 और दूसरे का भी k1, राइट, k1. अब हम जानना चाहते हैं k1 होगा क्या, तो k1 सीरीज में है, हम जानते हैं सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/k इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, बट k2 भी हमारा k1 ही है, सो आई विल राइट, जोड़ूंगा तो सीरीज तो बनेगा ये, सो 1/k जोड़ने पर क्या बनना चाहिए, k, ओरिजिनल स्प्रिंग बन जाना चाहिए, 1/k इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k1, दैट इज 2/k1, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल गेट k इज इक्वल टू k1/2, और k1 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2k, k1 विल बी 2k, जो भी स्प्रिंग कांस्टेंट था ना ये था k1 एक, और जोड़ दूं तो बनता है क्या, वो है k. सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज दैट k1 डबल हो जाएगा k का. आओ एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. अगर एक स्प्रिंग है हमारे पास जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर, तो मैं अगर दो इक्वल पार्ट्स में काटूंगा इसको तो मेरे पास आएगा k1 कितना आएगा, 200 न्यूटन पर मीटर, और दूसरा वाला भी 200 न्यूटन पर मीटर. इनको अगर वापस जोड़ दूं 200 प्लस 200 सीरीज में, तो आंसर आएगा वापस से 100. टूट कर k1 बनते हैं, जुड़कर k बनते हैं. ओके, नाउ एक हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं आपके साथ. न्यूमेरिकल क्या है, यहाँ वर्ड्स नहीं लिखे हैं तो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ, आप वर्ड्स एक बार अपने पास कॉपी में नोट करें जब आप ये लिखेंगे, बिकॉज वर्ड्स नहीं है ना यहाँ पर, तो आपको मैं चलो लिख ही देता हूँ, मैं भी लिख देता हूँ. तो हियर वे डू आई राइट, लेट मी फर्स्ट सेलेक्ट ऑल, इधर चले जाता है इसको. ओके, तो क्वेश्चन है इस प्रकार से, क्वेश्चन है, लेट मी, ओके, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है बच्चा लोग, 5 identical springs, 5 identical springs, सेम का स्प्रिंग कांस्टेंट है k each आर, अच्छा अभी तो हमने पढ़ा नहीं है आपसे ना टाइम पीरियड, तो वेट करते हैं, रुको इस न्यूमेरिकल को वेट कराते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं पहले, फिर आते हैं यहाँ पे. तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर है, तो वी शुड डेफिनेटली टॉक अबाउट दिस. व्हाट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग. स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे पेज का, फिर मैं इसको बड़ा करता हूँ. 1 2 3 4, राइट. तो हमारे पास एक स्प्रिंग है, हॉरिजॉन्टली पड़ा है, उसके साथ हमने एक मास m अटैच किया है. ये फर्स्ट डायग्राम इज द रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ द स्प्रिंग. स्प्रिंग कांस्टेंट k है, मास m है, इसकी ओरिजिनल लेंथ विदाउट गेटिंग स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड इज x0. कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं है क्योंकि कोई डिफॉर्मिंग फोर्स भी नहीं है. अब हम क्या करते हैं रे बाबू, अब हम क्या करते हैं कि इसको राइट की तरफ पुल करते हैं बाय एन अप्लाइड फोर्स FA. जब इसे अप्लाई फोर्स करते हैं, पुल करते हैं, तो ये खिंच जाता है.
इसकी लेंथ मान लो इंक्रीज हो जाती है x, डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग में मास में हो गई x, तो इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स जो वापस ले जाना चाहेगा इसको, एक स्प्रिंग फोर्स Fs that will be produced and it shall be opposite to the which force? It shall be opposite to the pull force. Let me take my pen. Okay, so that this force will be opposite to, the pull force is in this direction, right? And the spring force is opposite to this. Mathematically speaking, we'll say spring force Fs is equal to minus kx, where k is the spring constant of the spring, x is the displacement here of the spring. माइनस साइन शो क्या करता है, मैंने क्या किया है, आई एम टेकिंग राइट एज पॉजिटिव, देयरफॉर लेफ्ट विल बी नेगेटिव. स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रही है, टुवर्ड्स द लेफ्ट, देयरफॉर द स्प्रिंग फोर्स इज माइनस के एक्स. इक्वेशन नंबर 1. अब यहाँ पे आके रुक गया. रुकने का मतलब अब ये ना लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना ये राइट की तरफ जा रहा है, इधर भी नहीं जा रहा वापस भी नहीं जा रहा, हमने पकड़ के रखा हुआ है, खींच के रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है. जैसे आपने एक रबर बैंड को अपने दांतों में दबाया, खींच के रखा हुआ है, छोड़ नहीं रहे हो, तो आपके दांतों को एक फोर्स महसूस हो रहा होगा ना. एक इलास्टिक को अपने हाथों से खींच के रखा हुआ है अगर आपने, तो आपके हाथों को एक फोर्स फील हो रहा है. दैट इज़ द, आपने अप्लाई फोर्स किया है और वो किसके इक्वल है, वो स्प्रिंग फोर्स के इक्वल एंड ऑपोजिट है. एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं ये. ऑलराइट, नाउ अप्लाइड फोर्स इज therefore नेगेटिव ऑफ द स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग फोर्स तो माइनस के एक्स है, इसलिए अप्लाइड फोर्स है हमारा प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस. इसको मैं 1 को 2 में डाल दूं अगर, तो मेरा आ जाएगा अप्लाइड फोर्स इज प्लस के एक्स. दैट्स इक्वेशन नंबर 2, राइट. अब मैं क्या करता हूं, आई होप इक्वेशन नंबर 2 तक सब क्लियर है. डाउट होने पर प्लीज अनम्यूट एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू एक्सप्लेन अगेन. नाउ व्हाट यू सी इज दैट अब हमने क्या किया, थोड़ा सा और खींचेंगे इसका, थोड़ा सा और खींचेंगे. कितना थोड़ा, पिच्चू सा. पिच्चू को कैसे लिखते हैं हम फिजिक्स में, dx, अ स्मॉल इंक्रीज इन x, एक्सट्रीमली स्मॉल इंक्रीज इन x. स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा. जब भी आप फोर्स लगाते हैं और फोर्स के बाद डिस्प्लेसमेंट होती है, वर्क डन होता है. तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, दवा मतलब मेडिसिन नहीं है, DWA, work done by the small work done by the applied force, and that will be equal to the applied force into displacement. और आप देख सकते हैं applied force हमारा राइट की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी राइट की तरफ है, दोनों के बीच का एंगल थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0 डिग्रीज. दोनों का बीच का एंगल इज गोइंग टू बी 0 डिग्रीज. सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 0, cos 0 तो +1 होता है. सो देयरफॉर small work done by the applied force is the applied force into dx, but applied force तो इक्वेशन नंबर 2 में है हमारे पास. let us put 2 in 3. so द्वा मतलब small work done by the applied force will be equal to kx को डाल देंगे यहाँ पर हम, that is kx into dx. that's equation number 4. ये थोड़ा सा वर्क है फॉर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए टोटल वर्क डन टू स्ट्रेच इट. इवेंचुअली हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको यहाँ पे लाना चाहते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x मैक्सिमम पे लाना चाहते हैं. कहाँ से, तब इस हालात से इस हालात में आना चाहिए. ये हालात में क्या है, इट्स अ रिलैक्स स्टेट है ना, इट्स अ रिलैक्स स्टेट. रिलैक्स का है तो इसका मतलब, रिलैक्स स्टेट का मतलब क्या है रे, रिलैक्स स्टेट का मतलब दैट वो बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं है. तो क्या करते हैं, जब हमको थोड़े का मालूम हो और हमको पूरे का ढूंढना हो तो हम इंटीग्रेशन टूल यूज़ करते हैं. इंटीग्रेशन वी हैव टॉट टू यू अर्लियर ऑन. सो वी वांट टू डिस्प्लेस इट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x मैक्सिमम. सो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स विल बी k बाहर x dx फ्रॉम 0 टू x मैक्सिमम. लिमिट्स, लोअर लिमिट स्टार्टिंग एंड एंडिंग. x dx, रिमेंबर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x रेज़ टू द पावर ऑफ n का होता है x रेज़ टू द पावर ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. इसकी पावर है 1, तो 1 प्लस 1 2, दैट इज x स्क्वायर बाय 2. तो x dx इंटीग्रल का, अब इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने कर लिया ना इंटीग्रेट.
तो x²/2 एक लाइन बनाते हैं लिमिट्स लिखने के लिए, कहाँ से, 0 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं, x मैक्सिमम तक। और फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दैट मीन्स ये मेरी अपर लिमिट है, पहले इसको मैं डालूंगा इसके अंदर x की जगह, फिर मैं डालूंगा माइनस लोअर लिमिट। सो हाफ ऑफ k बाहर, k/2 बाहर, x मैक्सिमम का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, दैट इज हाफ ऑफ k x मैक्स का स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। तो आपने जो भी वर्क किया, किसी स्प्रिंग को खींचने में एफर्ट लगता है, वर्क लगता है, रबर बैंड को, किसी इलास्टिक को खींचने में वर्क करना पड़ता है हमको। वो जो वर्क है वो कहाँ जाता है, दैट वर्क is stored in the spring in the form of its spring potential energy. Work energy principle बोलता है work and energy are interchangeable physical quantities. जो आपने मेहनत की वो स्टोर हो गई स्प्रिंग के अंदर in the form of its spring potential energy. एंड आप देख सकते हैं उसमें ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, जी नहीं आया इसमें, स्प्रिंग अपने आप ही, उसको ग्रेविटी की ज़रूरत नहीं है, हमारे ज़ोर से वो खिंचा है। तो स्प्रिंग्स जो हैं वो स्पेस में भी वैसे ही काम करते हैं जैसे अर्थ पे करते हैं, बट राइट, बट दी राइट, बट से स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती तो हमको फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो फील नहीं होगा। हाँ सुफल, so excuse me, I'll just take a call. So I'm back. तो ये आ गया हमारा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, राइट, दैट इज हाफ ऑफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, या हाफ ऑफ के डेल्टा एक्स का स्क्वायर। डेल्टा एक्स क्या होगा, चेंज इन लेंथ, स्प्रिंग फोर्स इज हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर या डेल्टा एक्स स्क्वायर। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज दी, तो एक बार पूरा देख लो स्क्रीन को, स्क्रीनशॉट के लिए। सो एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच स्प्रिंग इज हाफ ऑफ के इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मीन्स चेंज इन एक्स, इनिशियल फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, उसका स्क्वायर। तो अगर कंप्रेस भी करेंगे तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव का स्क्वायर भी प्लस ही होता है। तो चाहे हम स्प्रिंग को कंप्रेस करें चाहे एक्सटेंड करें, उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द स्प्रिंग potential energy or just energy stored in a stretched spring. Make sense? Make sense? So we have a formula for energy stored in a stretched spring. Let us use this formula to do an interesting thing. एक इंटरेस्टिंग चीज़ करने जा रहे हैं, एंड दैट इज, कल हमने किया था आपके साथ कंजर्वेशन of energy when a ball is freely falling down. When a body is freely falling down, then conservation of energy को हम कैसे हैंडल करते हैं। तो we know law of conservation of energy says that energy can neither be created nor be destroyed but can be converted from one form to another. मान लीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये ग्रीन वाला स्प्रिंग, इसकी ये रिलैक्स्ड पोजीशन है ना, दिस इज द रिलैक्स्ड और द मीन पोजीशन। अब हम क्या करते हैं, इस स्प्रिंग को खींचते हैं, फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर खींचते हैं, पुल करते हैं थ्रू अ डिस्टेंस XM मैक्सिमम, इतना खींचते हैं और फिर छोड़ देते हैं। जब इसको हम छोड़ देंगे तो क्या होगा,
एक स्प्रिंग फोर्स है जो इधर लग रहा है, वो उसको मीन पोजीशन की तरफ खींचना चाहेगा, खींचते खींचते उसकी वेलोसिटी बढ़ाएगा। जब वो मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा उस समय इसके पास बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी होगी स्पीड की वजह से, और ये रुकेगा नहीं यहाँ पर, ये दूसरी तरफ चला जाएगा और फिर यहाँ से वो वापस स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, तो वो बेसिकली वाइब्रेट करेगा। कल हमने एक सिमुलेशन भी देखा था जिसमें स्प्रिंग्स वाइब्रेट कर रहे थे, इफ़ यू रिकॉल एंड रिमेंबर। यस, सो लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड दैट डाउनलोड्स में। ओके, स्प्रिंग फोर्स, सर्किट कंस्ट्रक्शन। सो लेट मी सी, कल हम कर तो रहे थे फिट 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 फिट। ऑलराइट, कुलचा सिम कल वाला खुलेगा फिट सिमुलेशंस। आपने देखा था वैसे, बट फिर भी एक बार लास्ट ट्राई। हियर वर्क एनर्जी पावर, masses एंड स्प्रिंग्स। हाँ, ये वही प्रॉब्लम है। they have springs, masses, fat। ओके, ये कल क्या था यहाँ से हमने, yeah, it is starting। ऑलराइट, सो एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसके साथ हमने क्या किया, इसको एक मास हैंग किया एंड इसका कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट है। डैम्पिंग नहीं लेते हैं, चलो इसको खींचते हैं, ऐसे यहाँ से खींचा, छोड़ दिया, ब्यूम 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 ब्यूम। सो इट इज़ ऑसिलेटिंग। इसको मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ, स्लो मोशन। ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आया, फिर से गया। मैं इसकी मास इक्विलिब्रियम मूवेबल लाइन की बात भी करता हूँ। तो देखो, ये ऊपर वेलोसिटी ऊपर, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर ज़रा एनर्जीज़ को देखो प्लीज़, एनर्जीज़ को देखो। व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट दिस एनर्जी इज़, चलो बड़ा करके देखते हैं। हियर ग्रीन वाला ग्राफ इज़ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और वी हैव राइट टोटल एनर्जी ऑल्सो। तो हम इन दो को देखते हैं। पोटेंशियल ग्रेविटेशन नहीं, स्प्रिंग की चाहिए मेरे को। अब स्प्रिंग की देखो, ये ब्लू वाली और ग्रीन वाली। सो हम ब्लू और ग्रीन को देखते हैं, ये लाइट ब्लू और ये ग्रीन। तो हम देख सकते हैं जब ब्लू मैक्सिमम होता है तो उल्टा चलते हैं दोनों, एक दूसरे के उल्टा चलते हैं। दी राइट, सो वी हैव, हटाते हैं इन एनर्जीज को हम। ओके, नाउ हियर व्हाट यू फाइंड इज दैट द स्प्रिंग इज ऑसिलेटिंग अबाउट द मीन पोजीशन। ये उसकी मीन पोजीशन है, राइट, ये उसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से नीचे भी जाता है और मीन पोजीशन से ये ऊपर भी जाता है, राइट, एंड it is oscillating like this। all right, so what have we learned? That a spring oscillates about its mean position and the displacement is x maximum minus x maximum, ये 0, ये plus x maximum। so जब वो मीन पोजीशन को क्रॉस करता है, वापस देखो, सबसे ज़्यादा तेज़ कब होता है, स्पीड कब ज़्यादा होती है इसकी, स्पीड ज़्यादा कब होती है, जब ये मीन पोजीशन को क्रॉस करता है। दैट इज़ अ टाइम व्हेन द स्पीड इज़ द मैक्सिमम। और जहाँ स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पर जाएगा, ये दिखाऊंगा, क्षण भर के लिए रुक जाएगा, ये इधर ये रुक जाता है यहाँ पे क्षण भर के लिए, और फिर ये चलता है तो
स्लोली स्लोली वापस आता है, दूसरी तरफ जाता है। तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है और मीन पोजीशन पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, राइट। तो वही हम डेरिवेशन देखने जा रहे हैं। तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे पोटेंशियल एनर्जी है और मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी है, राइट। सो एक तो पहले पूरा स्क्रीनशॉट एक ले लो फुल पेज का, फिर इसको आप पोस्ट कर सकते हैं। आफ्टर थोड़ा वो कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, इसको जो ग्रे एरियाज है इसको निकाल सकते हैं, है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्रॉप कर सकते हैं। नाउ हियर तो एट द मेन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, एक्स इज जीरो, राइट। एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ के एक्स मैक्सिमम एक्स एम का स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी कितनी हो गई एट एक्सट्रीम पोजीशंस, दोनों को ऐड करूंगा, हाफ ऑफ के एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर। मीन पोजीशन पे क्या होगा, जब ये मीन को क्रॉस करेगा वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, बिकॉज कितना दूर हो आप, बिकॉज एक्स कितना है यहाँ पर मीन पोजीशन पे, ज़ीरो, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है एट द मीन पोजीशन एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर। टोटल करूँगा तो टोटल एनर्जी आ जाएगी हाफ ऑफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। दैट्स इक्वेशन नंबर बी। ये है एक्सट्रीम पोजीशन, ये है मीन पोजीशन। बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है दैट एनर्जी एट extreme position should be equal to energy at mean position. So kinetic energy at mean position should be equal to potential energy at extreme position. डालते हैं दोनों की वैल्यूज, हाफ ऑफ एम वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर, हाफ गेट्स कैंसिल, वी मैक्सिमम का स्क्वायर विल बी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एम को यहाँ पे नीचे हमने, के बाय एम एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर। तो वी मैक्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, मैंने अंडर रूट लिया, अंडर रूट ऑफ के बाय एम, और एक्स मैक्सिमम बाहर है क्योंकि स्क्वायर था ना, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये सिर्फ एक्स मैक्सिमम बचेगा। सो दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट इज द स्पीड ऑफ, राइट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ the maximum speed of the body when it crosses the mean position, and that is x max is equal to under root of k by m, right। तो अब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं। ग्राफ बनाए, अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो हमने क्या पाया कि भाई मीन पोजीशन पर सारी एनर्जी काइनेटिक है, एक्सट्रीम पोजीशन पर सारी एनर्जी पोटेंशियल है। तो यहाँ पर देखो, ये ग्राफ के अंदर इसका फोटो ले सकते हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन लेफ्ट वाली, ये एक्सट्रीम पोजीशन राइट वाली। मीन पोजीशन पर सारी एनर्जी काइनेटिक है क्योंकि ये स्क्वायर है, वी स्क्वायर है, स्क्वायर एक्स स्क्वायर का ग्राफ पैराबोला होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऐसा एक पैराबोला आया, क्वाड्रेटिक जैसा ग्राफ है ना, ऐसा डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, कि काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम है और उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो ब्लू ग्राफ इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी, रेड ग्राफ इज फॉर काइनेटिक एनर्जी। एट एक्सट्रीम पोजीशंस देखो, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ग्राफ किस किस के बीच में है, डिस्प्लेसमेंट ऑन द एक्स एक्सिस एंड एनर्जी ऑन द वाई एक्सिस। सो आई फाइंड दैट एक्सट्रीम पोजीशंस पर काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ये जो ऊपर वाली पर्पल डॉटेड लाइन है, इट रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी। अगर मैं ऐड करूं रेड ग्राफ को और ब्लू ग्राफ को तो मेरे पास एक कांस्टेंट ग्राफ आएगा, राइट। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये पॉइंट्स जहां पर ये दोनों एनर्जीज एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, दो ग्राफ्स इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे भी ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ का मतलब है कि उस पॉइंट के ऊपर दी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। दोनों इक्वल हैं, बट एनर्जी तो दो ही टाइप की होती है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। इसका मतलब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, जो डॉट्स बनाए हैं मैंने यहाँ पर आधी एनर्जी पोटेंशियल है और आधी एनर्जी काइनेटिक है, और दोनों को ऐड करूँगा तो टोटल एनर्जी बन जाएगा। कहाँ पे होते हैं ये पॉइंट्स, वेयर एग्जैक्टली आर दीज पॉइंट्स?
ये अपने आप में जब भी क्वेश्चन आता है एनर्जी का तो ये चीज़ पूछी जाती है एग्जाम में भी। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स वो हैं जहाँ पर वी आर सेइंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। So we say let the intersecting points displacement from mean position is x। ये वो दूरियां हैं, कितनी दूरी है ये कितना दूर है, x डिस्टेंस पे है फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये ढूंढना है हमने x कहाँ पे है। सो हाफ ऑफ kx स्क्वायर दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट विल बी हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। हमने क्या बोला था, पोटेंशियल एनर्जी हम ये यूज कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग एट दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एक्स डिस्टेंस पे हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। नाउ हाफ ऑफ टोटल एनर्जी डियर इज टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ के एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर है ना, बिकॉज एक्सट्रीम पोजिशन पे सारी एनर्जी पोटेंशियल होती है, हाफ ऑफ के एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर। तो हाफ के गेट्स कैंसल बोथ साइड्स, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर बाय 2। अंडर रूट ले लूँ तो x इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम बाय अंडर रूट 2। इनफैक्ट प्लस भी अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों आता है। प्लस माइनस का मतलब एक पॉइंट होगा लेफ्ट में, एक पॉइंट होगा राइट में। अंडर रूट 2 होता है 1.414 एंड 1 बाय अंडर रूट 2 होता है 0.707। ये हो गया 70.7% ऑफ एक्स मैक्स। तो बच्चों ये जब ये x जो है कितना होता है 70.7% ऑफ मैक्सिमम होता है, वो ये पॉइंट होते हैं। ये पॉइंट्स मिडल में नहीं है, सेंटर में नहीं है, ये 70% पे है। सो व्हेन x इज 70.7% ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एट दैट पॉइंट द एनर्जी इज kinetic energy is equal to potential energy and both are equal to half of total energy। आधी एनर्जी काइनेटिक, आधी एनर्जी पोटेंशियल, राइट। ठीक है, सो आज हमने आपके साथ कुछ एनीथिंग यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन, लेट मी नो। सो